हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे सितंबर 2015 पेपर 2 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रश्नों को तथा इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को जानेंगे जो आपको आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, डू चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो और बिकॉज पेरेंट इंटेंसिवली टीच देम फ्रॉम एन ईयरली एज। दिस क्वेश्चन इसेंशियली हाईलाइट्स। बोल रहा है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा को अर्जित करते हैं क्योंकि आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की उनके अंदर पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही गहन रूप से उसको सिखाते हैं। ये किस चीज़ को है ना हाईलाइट्स करता है, ये जो बात है आपका किस चीज़ को हाईलाइट्स करता है, नेचर नर्चर डिबेट को हाईलाइट करता है, या फिर द डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज ए मल्टीफैक्टर मतलब बहुकारक रूप से होता है के रूप में विकास पर चर्चा इस चीज़ को हाईलाइट करता है, या फिर वेदर द डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है, इस चीज़ को ये हाईलाइट्स कर रहा है, या फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा के विकास पर संज्ञान के प्रभाव को ये आपका जो है हाईलाइट्स कर रहा है। तो कौन सा सबसे बेहतर आंसर है आपका? तो चूंकि बच्चे जो होते हैं भाषा को क्या करते हैं, एक लैड डिवाइस होता है ना मस्तिष्क में, तो सभी बच्चे जो होते हैं इस लैड डिवाइस के कारण क्या होता है, बच्चे भाषा को क्या कर लेते हैं है ना सबकॉन्शियसली बच्चे भाषा को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसके अलावा है ना उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो अपने इन्वायरमेंट से भी क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं या कह सकते हैं कि एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ को ये दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो सभी को लग रहा होगा ऑप्शन नंबर 1, बट ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये भी यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका है वो क्या हो गया, सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के भाषा के विकास पर क्या होता है, कॉग्निशन का इफेक्ट होता है, संज्ञान का प्रभाव पड़ता है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो सभी जंतुएं जो है, जितने भी जानवर हैं है ना, गाय भैंस बकरी, सभी लोग जो है सभी भाषा का यूज़ करते हैं हम लोगों की तरह, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि एक मेमोरी जो कि सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, मनुष्य के पास होता है ना, और मनुष्य ही जो है क्या होता है, अच्छे से भाषा को यूज़ कर सकता है। तो भाषा के विकास पर संज्ञान के प्रभाव को क्या कर रहा है, ये दर्शा रहा है या दिखा रहा है, इसी पॉइंट को ये हाईलाइट्स कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन जो है किस अवस्था की एक विशेषता है, मतलब बच्चे किस अवस्था में अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन को कर पाते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कौन सा आंसर होगा, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किससे, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के पास कब आती है, आप सभी को पता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है ना। संवेदी गामक में बच्चे अपने इंद्रियों के थ्रू किसी भी चीज़ का चिंतन कर पाता है, किसी भी वस्तुओं को जो है जान पाता है। इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चे के अंदर भाषा, संकेत है ना, चिन्ह वगैरह आ जाता है, जिसके थ्रू बच्चे जो है चिंतन कर पाते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा ठोस जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, जो ठोस वस्तु है ना, हाथ में लेकर के या कहें जिसको वो छू सकता है, उस चीज़ से बच्चा क्या करता है, नॉलेज को गेन करता है, चिंतन कर पाता है। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जहाँ पे बच्चे अमूर्त जो कि आप देख नहीं सकते, जो कि इनविजिबल है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी बच्चा क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन जब जैसे ही आएगा आपका, अमूर्त का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनौपचारिक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। लेकिन अगर पूछेगा क्वेश्चन में आपको कि बच्चा कब मतलब चिंतन करना शुरू कर देता है या फिर मूर्त वस्तुएं के प्रति चिंतन कब शुरू करता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूर्त संक्रियात्मक। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, अ चाइल्ड रीजन यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दिस फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। मतलब एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करो और मैं आपके लिए यह करूंगा, तो ये कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है? कौन सा आंसर सही होगा? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड एवं आज्ञा पालन, या फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या फिर सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण? ठीक, तो आप सभी को पता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर दिए गए हैं, 3 स्तर दिए गए हैं, जिसमें है ना दो प्रत्येक में दो क्या है, अवस्थाएं दी गई है। तो इस तरीके से 6 जो है उनमें क्या है, अवस्था का जिक्र किया गया है, और 3 क्या है आपका स्तर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप आंसर कौन सा हो जाएगा कि आप मेरे लिए करो ये और मैं आपके लिए टिट फॉर टैट, किस में आता है, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है ना, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। मतलब बच्चे यहाँ पे है ना टिट फॉर टैट, आप मेरे लिए करो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा है ना, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिशील शिक्षा है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन
क्या बिलीव करता है, रीअफर्म द बिलीव्स दैट द टीचर हैज़ टू बी फर्म इन हर अप्रोच एंड इन टूडेज वर्ल्ड चिल्ड्रन कैन नॉट बी टाउट विदाउट यूजिंग पनिशमेंट, मतलब बिना किसी दंड के पढ़ाया नहीं जा सकता बच्चों को, ऐसा शिक्षक जो है ऐसा विश्वास करता है। या फिर लेज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है प्रगतिशील शिक्षा। या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रीएनफोर्समेंट, मतलब अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर फोकस करता है। या फिर इज सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक सिंस दे आर द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब पाठ्य पुस्तक पे आधारित है क्योंकि यही एकमात्र वैध स्रोत होता है ज्ञान का। क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस पे बल देता है कि पाठ्य पुस्तक पे आधारित हमारा जो ज्ञान हो, या फिर अनुबंधन एवं पुनर्बलन के आधार पर ऐसा हो, या फिर मतलब पूरा बिना दंड के सिखाया ही नहीं जा सकता, जहाँ पे दंड की बात आएगा प्रगतिशील शिक्षा या रूसो जो भी उसमें जो है समर्थक थे वो इस तरीके की बात नहीं करते। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी को बोला जाता है। और यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पे अधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है आपको क्वेश्चनिंग क्वेश्चंस है, मतलब encouraging student to voice their individual opinion on issue that and reflection while giving a reason for the same promote। तो बोल रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श या उसके कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपने व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देता है। मतलब जब आप किसी भी मुद्दे पर है ना कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा, अभिसारी चिंतन को, है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग को, या फिर रिकॉल द इन्फॉर्मेशन, मतलब बच्चे जानकारी को रिकॉल करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक मानकीकृत आकलन होगा बच्चों का, या फिर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा करने से बच्चे को जब आप इनकरेज करते हैं इंडिविजुअल ओपिनियन, मतलब खुद का ओपिनियन को जब बच्चा क्या करता है, व्यक्त करता है, तो उससे क्या उसके अंदर बढ़ावा मिलेगा आपका, है ना, उसके अंदर विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है ना। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस टर्म्स, मतलब एक दूसरे के समानार्थक होता है दोनों, या फिर दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर, एक जटिल तरीके से दोनों अंतर संबंधित होता है, या फिर इंडिपेंडेंट होता है, या फिर लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, मतलब अधिगम जो है विकास के पीछे रहता है। तो कौन सा आंसर होगा, अधिगम और विकास के संबंध में, दोनों के संबंध में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है अधिगम और विकास क्या होता है, एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतर संबंधित होता है। कभी कभी आप पहचान नहीं पाते कि अधिगम है या फिर विकास है। आप सभी को पता है विकास इंक्लूड करता है किस किस चीज़ को, तो विकास इंक्लूड करता है आपकी वृद्धि को, है ना, मैच्योरेशन को, परिपक्वता को, है ना, परिपक्वता को। इसके अलावा जो भी आप इन्वायरमेंट में जो भी आप क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, है ना, तो इन सभी चीज़ों को क्या करता है विकास जो है अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो विकास एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अधिगम और विकास क्या है, एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतर संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा एक बोल रहा है विकास का सिद्धांत नहीं है कि डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, मतलब जीवन पर्यंत होता है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। या फिर डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, मतलब संशोधनीय होता है विकास। या फिर डेवलपमेंट इज़ गवर्न्ड एंड डिटरमिन्ड बाय कल्चर अलोन, मतलब विकास केवल संस्कृति और शासित से निर्धारित होता है। हम आपको बताए थे जो केवल वाला ऑप्शन होता है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। तो आप सभी को पता है विकास दोनों से प्रभावित होता है, संशोधनीय भी होता है ना, जीवन पर्यंत होता रहता है। एक ही ऑप्शन आपका गलत है जिसमें लिखा हुआ है आपका क्या, विकास केवल संस्कृति से साधित और निर्धारित होता है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 7 का आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ की फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज डैट इन विच, मतलब बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता आपको ढूंढना है। क्या ये होता है कि बल प्रयोग और मतलब मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो कि अधिगम पथ और व्यवहार, बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। मतलब शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग के द्वारा बच्चों को आप नियंत्रित करेंगे। क्या यही है बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब विशेषता? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो नेगेटिव ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। और अगर आप जल्दी से एग्जाम में जितना जल्दी आप क्या करें, खोज लेंगे कि आपका नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है, उतना ही जल्दी आपको सही आंसर मिल जाएगा। और ये समय का आपका क्या बढ़ाएगा, उपयोगिता को बढ़ाएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, समय का बचत करना है फ्रेंड्स। तो जितना जल्दी उसके आप नेगेटिव ऑप्शन को छांटने में, है ना,
छांटना सीख जाएं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, जब वे उनका पालन करते हैं तो वे उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उन्हें प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को मानक मापदंडों पर आकलन करना है। ठीक बात है। तीसरा बोल रहा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो सबसे बेहतर आपका कौन है ना, जहाँ पे भी आ गया कि द स्टूडेंट विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन आ जाता है कि बच्चे स्वयं अपनी समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी उनको बनाया जा रहा है। तो आप सभी को पता है एनसीएफ जब आपने देखा था उसमें हमने बताया था कि टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर का रोल उनका होता है ना, एक सुविधादाता का रोल है। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको जो है एक इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना दे, बच्चे स्वयं अपने जो है ज्ञान का, अपने अंडरस्टैंडिंग का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब ऑप्शन आपको मिल गया तो बाकी सब ऑप्शन आपका क्या है, गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या हो गई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, मतलब स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना ही इंटेलिजेंस है। या फिर ये मल्टी डायमेंशनल होता है, हैविंग सेवरल एस्पेक्ट टू डू, मतलब इसमें बहुत सारे कई सारे पहलू निहित होते हैं, बहुआयामी होता है। या फिर कैन बी रिलायबल, डिटरमाइंड ओनली बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट, मतलब एक मानकीकृत बुद्धि परीक्षण आयोजित कर करके ही आप बुद्धि को ज्ञात कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं केवल। या फिर इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, ये सब मतलब बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, जैसे प्रक्रमण करते हैं आप, गति, संवेदी, विभेद। क्या बुद्धि ये होता है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धि क्या होता है, आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर का देखा था, उसमें हम लोग देखे थे बहुत सारे प्रकार की बुद्धि होती है। अगर कोई बच्चा संगीत में अच्छा है तो उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। यदि कोई बच्चे जो है ना दूसरों की भावनाओं को, दूसरे को समझ पा रहे हैं, दूसरे की रुचि, दूसरे की इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। इसी तरीके से अपने खुद को अगर समझता है कोई, तो इसका मतलब उसके पास इंट्रापर्सनल स्किल है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे इंटेलिजेंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जो बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वो बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है, इसके कई सारे पहलू इसमें निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा। 10 बोल रहा है जेंडर बायस रेफर्स टू, लिंग पक्षपात किस ओर संकेत करता है। तो देखिए लिंग पक्षपात किस ओर संकेत करेगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है एक्नॉलेज्ड द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी, मतलब शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर लड़के लड़कियों के बीच में विभिन्नताओं को स्वीकृत करना। तो आप सभी को पता है जेंडर है ना, जेंडर जो है आपका क्या है, सोशली कंस्ट्रक्ट है। सेक्स जो आपका है वो क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो ये तो ऑप्शन आपका पहले से ही गलत हो जाता है, जैसे ही आपका शारीरिक विज्ञान के कारण बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल इंस्टीट्यूट, मतलब सांस्कृतिक अभिवृद्धि के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़का एवं लड़कियों के भिन्न व्यवहार। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जेनेटिक डिफरेंसेज दैट एग्जिस्ट, फिर से जेनेटिक आ गया, अनुवांशिक रूप से जैसे ही बात करेगा आपका वो क्या हो जाता है, सेक्स। ये जो है आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन जेंडर आपका क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये बात आपको ध्यान में रख करके ऑप्शन को ढूंढना है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षी रूप से स्वयं का बोध। तो ये भी आपका क्या है कि आप स्वयं मतलब बोध आपको हो जाता है कि ये जो है इनमें जो है स्त्री का गुण है, इसमें जो है पुरुष का गुण है। तो ये कहीं ना कहीं फिर से सेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एज एन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर यू हैव क्वाइट अ फ्यू चिल्ड्रन who are first generation school goers in your classroom, which one of the following are the most likely to do। मतलब आप एक उच्च प्राथमिक शिक्षक हैं, मतलब 6 to 8 वाले आप शिक्षक हैं, और यहाँ पे कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, मतलब उनके मम्मी पापा और उनके भी दादा परदादा जो भी थे वो सब पढ़े लिखे नहीं थे। पहली पीढ़ी जो अब का उनका जो बच्चा है वो क्या है, स्कूल जाना शुरू किया है। तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से क्या किए जाने की संभावना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है टेल द चिल्ड्रन डैट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टडी फर्दर, है ना, दे शुड नॉट हेल्प देयर पेरेंट्स एट वर्क, मतलब उससे कहेंगे कि आप आगे पढ़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता जो है, आप क्या करें, आप अपने माता पिता के काम में जाकर के सहायता आपको करनी चाहिए, आपके अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं, आप ऐसा कह देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। इस तरीके के ऑप्शन बिल्कुल आपको ढूंढना है ऑप्शन एग्जाम में, ठीक है ना, ताकि जल्दी आप उस ऑप्शन को क्या करें, छांट पाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन, मतलब ऐसे बच्चे के माता पिता को आप बुलवाएंगे और कहेंगे कि ऐसे बच्चों को क्या कर दो, ट्यूशन लगाने को उनको नम्रतापूर्वक उनको कहेंगे। या फिर प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज फॉर होमवर्क, मतलब ऐसे बच्चों को क्या करेंगे, गतिविधि के साथ और गृह कार्य के लिए उनको
बुनियादी जो भी स्कैफोल्डिंग जो भी सहायता हो पाएगा कुछ भी वो सहायता उपलब्ध करवाएंगे, या फिर गिव देम होमवर्क फॉर मेमोराइजिंग एंड कॉपिंग द आंसर इन देयर नोटबुक 5 टाइम्स। मतलब उनको कहेंगे क्या करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए कहेंगे और उत्तर को 5 बार उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए ये सब गृह कार्य दे देंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, कि आप उनको जो है इस तरीके का काम करवाएंगे कि आप 5 बार उनको आंसर, ये सब नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं होगा। ट्यूशन लगवा दो या फिर आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? आपको स्कैफोल्डिंग थोड़ा सा आपको हेल्प देना चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकें, है ना, अपने होमवर्क्स को कर पाएँ, एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वैरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, एबिलिटीज, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड amongst other things, what is the role of the school in this regard? मतलब समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि या फिर कहें कि प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत सारा अंतर होता है। तो विद्यालय की क्या भूमिका ऐसे में होना चाहिए? पहला है इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम मैनर, मतलब सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी बच्चे का विकास एक ही प्रकार से होना है। या फिर इंश्योर दैट ईच चिल्ड्रन गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल, मतलब ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार जो है विकास के अवसर मिले। या फिर ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के नियामक जो है आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित कर देंगे कि एक ही है ना, एक ही जो है एक आप नॉर्म्स डिसाइड कर दिए, नॉर्मेटिव एक आप स्टैंडर्ड कर दिया, उससे जो है सभी बच्चों को क्या कर लेंगे, आकलन कर लेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है। इंश्योर दैट द टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक, मतलब फिर से वही बात हो रहा है कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे, मतलब सभी बच्चे के लिए एक ही स्टैंडर्ड। फिर से वही गलत हो गया आपका, ये सभी सही आंसर कौन सा होगा? ये भी आपका गलत है। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार से विकास कैसे हो सकता है जब अलग अलग योग्यता, अलग अलग स्वभाव, रुचि है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? तो सबसे पहला है टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, मतलब सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे के अपनी संभावना को अवसर प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चे का समान गति, फिर गलत हो गया। शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश, गलत बात है। आप एक ही मतलब पूरे क्लासरूम के अंदर सभी को आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। सभी बच्चे की इंटरेस्ट अलग अलग होती है। माता पिता के व्यवसाय को जानना, मतलब सभी बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जान करके प्रत्येक बच्चे की पीढ़ी, मतलब आप भावी व्यवसाय को जान सकेंगे, ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना का प्राप्त अवसर मिले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रेन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कंसेप्ट, मतलब अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप बच्चों को किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? उसको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे करके सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी दे देंगे, या फिर उनको गिविंग अपॉर्चुनिटी देंगे टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, मतलब बच्चे जो है अपनी समझ को व्यक्त करें, इसका अवसर आप देंगे। या फिर बाय डिक्टेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रेन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज देम, मतलब बच्चों को सूचनाएं लिख करके उनको याद करने के लिए कह देंगे। या फिर बाय पनिशिंग चिल्ड्रेन इफ कंसेप्ट्स आर रॉन्ग, मतलब बच्चे का अगर गलत अवधारणा होगा तो उसको दंड दे देंगे। ऐसे करके आप बच्चों की अवधारणा को बदलने में आप सक्षम हो पाएंगे क्या? गलत बात है, ये भी गलत है। आप एक ही सही है आपका क्या? ऑप्शन नंबर 2, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे ताकि बच्चा क्या करे, अपने एक्सप्रेस कर पाए जो भी उसका अंडरस्टैंडिंग है उसके कंसेप्ट पे आधारित, है ना। उसके बाद आप जब उसके अवधारणाओं को जब आप जान जाएंगे तो उसके बेसिस पर क्या होगा, आप उसकी अवधारणाओं को चेंज कर सकते हैं। पहले आप जाने तो सही कि बच्चे की क्या अवधारणा है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के, है ना, बच्चे क्या एक्सप्रेस करते हैं, पहले आप जाने तो सही, तभी तो आप उसके कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स, इन द लॉन्ग रन दिस स्ट्रेटजी माइट नॉट वर्क सिंस, मतलब एक बच्चे जो है विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये रणनीति शायद अधिक समय तक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि क्या हो सकता है, आप सही आंसर ढूंढिए यहाँ पे। जब अधिक संख्या में बच्चे पुस्तक पढ़ेंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, गलत बात है। क्या हो जाएगा, ये संभवतः क्या करेगा, बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के पढ़ने की तरफ ले जाएगा, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, क्या करेगा आपका, क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। मतलब शायद अधिक दिन तक काम क्यों ना करें, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बच्चे सिर्फ क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। रोल ऑफ द टीचर इन क्लास S2, एक शिक्षक का क्या रोल होता है क्लासरूम के अंदर? फील द स्टूडेंट विथ हर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जामिनेशन, मतलब बच्चे के अंदर फील कर दो, नॉलेज को भर दो, परिपूर्ण कर दो और परीक्षा के लिए उसको तैयार कर देना, यही होता है शिक्षक की भूमिका।
गलत है ना। ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर, या फिर सीधे तरीके से ज्ञान तक पहुंचा देंगे बच्चों को ताकि सही आंसर तैयार कर ले बच्चा, है ना। नेक्स्ट है फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएंगे सारणी, समय सारणी उसको कठोरता से उसको पालन करने के लिए उसको बांधे रखेंगे। या फिर प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, मतलब आगे ना आंसर फैसिलिटेटर का भूमिका होता है ना। तो आगे आपका आंसर सीखने की विश्वसनीय स्थिति को जुटाएंगे और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या करेंगे, सुविधा देंगे। तो सुविधादाता का भूमिका होता है एक टीचर का, आप ध्यान रखेंगे एनसीएफ यही कहता है। तो एक शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर्स, बच्चे जो गलतियां करते हैं त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनके विचारों में मतलब विचार करने की क्षमता ही नहीं होता है उनमें, मतलब कैपेसिटी नहीं होती है उनके अंदर थिंक करने का। या फिर चिल्ड्रन एरर्स आर ए विंडो इनटू हाउ दे थिंक, या फिर गलतियां जो है खिड़की के समान है जो कि ये जानने का काम करता है जो कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक बात है। या फिर गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाए, उसको कठोर दंड दे दिया जाए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। सबसे अच्छा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है कि आप गलतियों को क्या करें, बच्चों की गलतियों को एक खिड़की के समान देखें, है ना, और जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 18 नंबर, असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, मतलब आकलन जो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों है भाई, क्योंकि आज के टाइम में केवल अंक ही शिक्षा का महत्व, मतलब अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट होता है किसका, मार्क्स का, बिल्कुल गलत। दूसरा बोल रहा है बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। फिर से वही बात बोल रहा है, फिर से गलत हो गया आपका। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है, ठीक बात है। आकलन होने से क्या होता है, बच्चे और शिक्षक दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, त्रुटियों को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के को समझते हैं, ठीक ना। और इस तरीके से उनको टीचर को भी फीडबैक मिलता है ना, और बच्चे को भी जो है अपने खुद की कमियों, खुद की इंटरेस्ट, खुद का जो कैपेसिटी होता है उसके बारे में पता चलता है। या फिर आकलन ही एकमात्र तरीका जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। सिर्फ आ गया क्या, ओनली ऑप्शन निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19, द करिकुलम मस्ट इनेबल चिल्ड्रन to find their voices, nurture their curiosity to do things, to ask question and to pursue investigation, sharing and integration their experiences with the school knowledge rather than any ability to reproduce textual knowledge. NCF 2005 against this backdrop व्हाट वुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर, बोल रहा है कि पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः स्मरण करने के स्थान पर बच्चों की अपने जो आवाज़ें हैं कार्य करने के लिए उसकी जिज्ञासा को पोषण करे, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए, ऐसी पाठचर्या हो। ये जो NCF 2005 इस पृष्ठभूमि में शिक्षक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, तो NCF 2005 शिक्षक के बारे में क्या कहता है आप सभी को पता है, आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका क्या, पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, मतलब टीचर क्या कर देगा, चैप्टर्स को जो है सिक्वेंशियली टेक्स्ट मतलब खत्म कर देगा, पढ़ा देगा। या फिर टू इंश्योर दैट टीचर आस्क गुड क्वेश्चंस एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर इन देयर नोटबुक, मतलब एक सुनिश्चित करेगा कि शिक्षिका जो है अच्छे प्रश्नों को पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखे। या फिर टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, मतलब अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर उनको देंगे। या फिर अनुभवों को निरस्त करके पाठ्यपुस्तक पर ध्यान केंद्रित कर देंगे, मतलब फोकस करेंगे सिर्फ टेक्स्ट बुक पर, ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात आएगी जिसमें बच्चे खुद अपने नॉलेज को, अपने अंडरस्टैंडिंग को शेयर करेगा, वो ऑप्शन आपका सबसे बेहतर होता है। और NCF है ना, यहाँ पे पूछा गया था कि प्राथमिक शिक्षक मतलब शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए NCF के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला यही भूमिका है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि बच्चों को अपनी अध्ययन में प्रयासरत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या आवश्यकता होता है ना। बच्चे को क्या करना है, टू इनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज़ टीचर नीड टू, मतलब एक बच्चे को क्या करना है, इनकरेज करना है कि ताकि वो अपना एफर्ट्स है ना लगा सके पढ़ने में। तो उसके लिए क्या करेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे, डांटेंगे या फिर नियंत्रण करेंगे, है ना, मोटिवेट करेंगे, स्कोल्ड करेंगे या फिर कंट्रोल करेंगे, कंपेयर करेंगे अदर चिल्ड्रन से। सबसे बेहतर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है ना, मोटिवेट करेंगे या प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका ही नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, ऐसा हो सकता है क्या, गलत बात है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, है ना।
ठीक है, देखते हैं। या फिर सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। या फिर प्रेरणा और सीखने के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, तो प्रेरणा और सीखना क्या है, भावनाओं के साथ जो है एक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेस द चिल्ड्रन एबिलिटी टू, मतलब जो MCQ होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बच्चे की किस योग्यता का आकलन करता है ना, रिकॉग्नाइज करने में, रिकॉल करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, या एक्सप्लेन करने में सही उत्तर को, या फिर है ना सही उत्तर को पहचानने में, प्रत्यास्मरण करने में, निर्माण करने में, या व्याख्या करने में। जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जहाँ पे अभी आपने MCQ ही कर रहा था ना, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, आप क्या कर रहे थे, क्या वहाँ पे व्याख्या कर रहे थे आप? नहीं, व्याख्या कब होता है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। नेक्स्ट, क्या आप नॉलेज कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कुछ नया कर रहे थे, कुछ निर्माण कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तीसरा, प्रत्यास्मरण कर रहे थे, कुछ है ना रिकॉलिंग का हो रहा था, ठीक है, कुछ हो सकता है रिकॉलिंग, बट आप सही उत्तर को पहचान कर रहे थे। MCQ में क्या होता है, आप सही उत्तर को पहचान करते हैं, है ना, लेकिन जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, वहाँ पे आप व्याख्या, निर्माण और प्रत्यास्मरण तीनों का आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में पूछा गया था, जो कि क्या करते हैं आप, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, या आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, व्याख्या, निर्माण और प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। लेकिन MCQ जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड में क्या करते हैं, आप सही उत्तर की पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 23 नंबर, समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है? प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है? लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर, बिल्कुल शामिल होता है। मतलब स्किल को एक्वायर करना, ठीक है, होता है। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स, मतलब मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन। तो समाजीकरण के डेफिनेशन में ही आपने देखा था कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी, है ना, समाज की संस्कृति, अपने रीति मानदंड, जो भी अपना नॉर्म्स होता है, कौशल होते हैं, है ना, मूल्य होता है, विश्वास होता है, उसको क्या करता है, अर्जित करता है। ये तो होगा ही, कौन सा एक नहीं होगा? जेनेटिक ट्रांसमिशन, अनुवांशिक संचरण, मतलब कि बच्चे के अंदर जो है ना, मतलब माता पिता से बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन जो है अनुवांशिक रूप से संचरित नहीं होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर माता पिता जो है सामाजिक है तो बच्चा भी उनका सामाजिक हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनका बच्चा आइसोलेशन में रहे, आइसोलेट होकर के रहे, समाज से बिल्कुल अलग होकर के रहे, ठीक है, तो अलग हो सकता है। ये आपका सामाजिक प्रक्रिया का एक अंश नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया, क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता है समाजीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन का निर्माण प्रखंड होता है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है ना, तो मेंटल स्ट्रक्चर वर्ड के लिए, है ना, जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, थिंकिंग का जो निर्माण करता है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का यूज़ किया है? स्कीमा का यूज़ किया है। स्कीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है विकास का क्षेत्र नहीं होगा, जीन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो स्कीमा वर्ड का यूज़ किया है, जो भी आपका मेंटल स्ट्रक्चर होता है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, अहम केंद्रित होता है, या फिर अपने एक्शन को गाइड करने के लिए, है ना, अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलता है, या फिर यूज़ देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट टू देम, मतलब वयस्कों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऐसा बोलता है, या फिर वेरी टॉकेटिव इन नेचर, मतलब बच्चे बातूनी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ऐसा मतलब स्वयं से बातें करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है, भाषा जो है और समाज से जो अंतःक्रिया है, ये जो है विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो यहाँ पे भाषा के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, कार्य को निर्देशित, मतलब दिशा देते हैं, है ना, कार्य को दिशा देते हैं बच्चे वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर 2 नंबर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है ना, भाषा वो विकास में काफ़ी ज़्यादा भूमिका अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे का आपको विशेषता बताना है। क्या उसका मतलब मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है, मतलब मानसिक विकास जो है मंद होता है, या हैव लो IQ, उसके बुद्धि लब्धि कम होते हैं, या फिर जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होता है उनको कन्फ्यूज़न होता है बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक्स लाइक, जो कि एक समान रूप से देखने वाले, एक समान दिखने वाले अक्षर या वर्ण होते हैं, उसमें वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, या फिर इजिली रिकॉग्नाइज या फिर कॉम्प्रीहेंड साइट वर्ड्स, जो कि दृश्य शब्द मतलब एक बार में देख करके शब्दों को आसानी से पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो अधिगम जिनको आवश्यकता होता है, जिनको लर्निंग, जिनको सीखने में दिक्कत आती है, उसको क्या हो सकता है फ्रेंड्स, उसको क्या हो सकता है ना, ऐसे बच्चों को जो समान अक्षर होते हैं, समान रूप से जो दिखते हैं, जैसे U हो गया, N हो गया, P हो गया, है ना, इस तरीके से Q हो गया, ठीक है, ये सभी वर्ड्स में क्या होता है, उनको दिक्कत आती है ना समझने में, तो ये हो सकता है आपका, ये हो आपका राइट आंसर, ठीक।
जो अधिगम जिसके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका मानसिक विकास कम होगा या उनकी बुद्धि लब्धि जो है कम होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता के ऊपर, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी क्या होता है, तो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, टू प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डेवलप मतलब डाइवर्जेंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपको आंसर तो यहीं पे मिल जाता है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। क्रिएटिविटी जो है जुड़ा हुआ है किससे, डाइवर्जेंट से, है ना। अपसारी चिंतन से आपका जुड़ा हुआ है क्रिएटिविटी, है ना। और इंटेलिजेंस जो है जुड़ा हुआ है किससे, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग से, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 है, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड चोर्स विदाउट कमिंग टू स्कूल एंड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल। मतलब व्हाट डू यू थिंक अ टीचर वुड डू रिगार्डिंग होमवर्क इन दिस कंटेक्स्ट। मतलब ऐसे बच्चे जो कि भारत में बहुत सारे हैं, जो कि जैसे लड़कियां जो हैं विद्यालय में आने से पहले, विद्यालय से जाने के बाद, वापस घर जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे उनको घरेलू काम करने पड़ते हैं, है ना। तो इसी संदर्भ में शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में कैसा उनको गृह कार्य देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है आपका क्या, आस्क द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन टू गेट ट्यूशन फॉर कंप्लीटिंग द होमवर्क फॉर द चिल्ड्रन। मतलब ऐसे बच्चे के माता पिता से कहेंगे कि गृह कार्य को पूरा करवाने के लिए ट्यूशन लगवा दो, या फिर उनको हार्श पनिशमेंट देंगे अगर वो कंप्लीट नहीं करके आएंगे, गृह कार्य को पूरा करने के नहीं आएंगे तो उनको कठोर दंड देंगे, या फिर टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट द लर्निंग एट स्कूल टू द चिल्ड्रंस लाइफ्स एट होम। मतलब ऐसे बच्चे को ऐसा गृह कार्य देंगे जो कि उनके घरेलू जीवन को क्या करे, जोड़ता होगा। या फिर द टीचर शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन वेक अप ईयरली। मतलब ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा जो है गृह कार्य को पूरा करे, सुबह जल्दी से उठ जाए, है ना, और गृह कार्य को क्या कर ले, पूरा कर ले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, हार्श पनिशमेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, एनसीएफ इसको नहीं मानता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि बच्चे के अधिगम को क्या करो, घरेलू लाइफ से, घरेलू जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे आपको क्या करना है, जोड़ करके उनको होमवर्क देना है, उनको अधिगम कराना है। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक इफेक्टिव क्लासरूम किसको कहेंगे, प्रभावी कक्षा किसको कहेंगे, जहाँ पे मतलब जहाँ पे बच्चे शिक्षक से डरते होंगे क्योंकि शारीरिक दंड और मौखिक दंड का शिक्षक प्रयोग करता है, उसको हम प्रभावी कक्षा समझेंगे। या फिर ऐसे कक्षा जहाँ पे बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं, क्या ये सही होगा, है ना। या फिर तीसरा बोल रहा है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, ठीक बात है। या फिर बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा बोल रहा है द चिल्ड्रन लुक अप टू द चिल्ड्रन फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग। मतलब बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन, जहाँ पे ये सारा वर्ड आ जाएगा, है ना, गाइडेंस आ जाएगा, सपोर्ट टू फैसिलिटेट लर्निंग, इस तरीके की बात आएगी। तो ऐसे कक्षा को हम लोग प्रभावी कक्षा मानते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन बोल रहा है कि बच्चे जो है वैसा उत्सुक, है ना, तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते रहता है। ठीक बात है ना, ठीक बात है दोनों, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा होगा, आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है सबसे प्रभावी कक्षा माना जाता है, जहाँ पे एक टीचर क्या करे, अधिगम को सुगम बनाने के लिए, है ना, मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 30, प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड। मतलब ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या करता है विद्यार्थियों को, जब आप बच्चे के अंदर डिस्कनेक्टेड चंक्स मतलब नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब आप छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, जब आप देते हैं बच्चों को, उसी को हम लोग चंक्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, ये विद्यार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में कठिन बनाएगा, इसको मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर मेक रिकॉल ईजियर फॉर लर्नर्स, मतलब ऐसे करने से प्रत्यास्मरण आसान हो जाएगा बच्चों के लिए, या फिर हेल्प लर्नर्स ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ओन, मतलब अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, या फिर मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट एंड दैट ऑफ द लर्नर्स ईजली, मतलब शिक्षिका के कार्यों को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। फ्रेंड्स, सब डिस्कनेक्टेड चंक्स जो आप बच्चों को बिना कुछ मतलब कोई कनेक्ट किए हुए जब आप पढ़ा देते हो, जैसे आपने पियाजे का थ्योरी पढ़ा, है ना, पियाजे के थ्योरी के बाद आपने क्या देखा, वाइगोत्स्की के थ्योरी देखा। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता कि पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी में कुछ भी कनेक्शन नहीं है ना, मतलब डिस्कनेक्टेड चंक्स के रूप में आपको अगर पढ़ा दिया जाता तो क्या दिक्कत आती, है ना, क्या दिक्कत आती, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक जो समझ है उसको प्राप्त करने में कठिनाई आता, ठीक ना। कुछ ऐसे चीज़ जब आपको पढ़ाया जाता है जहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन नहीं बनता है ना, डिस्कनेक्टेड चंक्स के रूप में अगर आपको नॉलेज दे दी जाती है ना, तो वहाँ पे क्या कर पाते हैं, आपको कंसेप्ट बनाने में क्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। तो 30 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1।
तो ये रहा सितंबर 2015 में पूछे गए पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्न। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग देख लेंगे। आपके इतने में से कितने सही हुए हैं ये आप ज़रूर यहाँ पे बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है।